हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बेटा क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो चैप्टर पहला है उसका लेक्चर नंबर 2 का वीडियो बन रहा है। लेक्चर नंबर 1 का वीडियो बना चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, नम बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है। पहले लेक्चर का जो वीडियो था उसका भी पीडीएफ नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया था। आज के भी वीडियो का नोट्स आपको पीडीएफ का लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। आज बेटा हम लोग शुरू करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बेटा केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, रिएक्टेंट लेते हैं, प्रोडक्ट बनता है। मतलब रिएक्टेंट ही कंबाइन होकर या रिएक्शन करके क्या बनाता है, प्रोडक्ट। तो 19वीं सेंचुरी में यह बताया गया था कि कुछ सर्टेन लॉ को ही कोई केमिकल रिएक्शन क्या करता है, फॉलो करता है। उसी लॉ को हम लोग आज यहां पर पढ़ेंगे। तो कुल टोटल 5 लॉ है। ठीक है, 5 नियम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, क्लास 9-10 से पढ़ते आए हो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हिंदी है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बात समझ में आ रहा है। चौथा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्लियर हो रहा है। और पांचवा है गैलुसॉक्स लॉ। गैलुसॉक लॉ। ठीक है, तो कुल बेटा 5 लॉ है। 3 लॉ आज हम डिस्कशन करेंगे लेक्चर नंबर 2 के वीडियो में जो हम लोग आज देख रहे हैं, और 2 लॉ लेक्चर नंबर 3 में डिस्कशन करेंगे। क्यों? क्योंकि पांचों लॉ अगर हम डिस्कस करते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, और वीडियो बड़ा हो जाएगा तो बच्चे देखना तो इससे भी नहीं चाहते हैं। 90% बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि दुनिया का सबसे कठिन काम पढ़ना है। हाँ, कुछ बच्चे चाहते हैं, लेकिन 90% बच्चे चाहते हैं पढ़ाई ना हो, ऐसे ही सब कुछ हो जाए। तो 3 ही बना रहा हूं, क्योंकि 2 भी 10-15 मिनट का वीडियो बने, जिससे कि आप लोग को मनोरंजन भी होता रहे और पढ़ाई होती नहीं है। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे तो परेशान रहते हैं, न पढ़ने वालों की तादाद ज्यादा है। ठीक है, बढ़िया डांस उस किया जाए बहुत बढ़िया देखेंगे बच्चे, लेकिन पढ़ाई जाए बच्चे नहीं देखते हैं। क्लियर हो रहा है। तो बेटा यह कुल 5 लॉ है, इस लॉ का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा लॉ। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएगा, वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स में केवल लैंग्वेज लिखा है। एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे दूंगा। बढ़ा जाएगा। तो पहला हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम को लेवोसियर ने दिया था। लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। किसने दिया था? लेवोसियर ने। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा था कि जब कोई केमिकल रिएक्शंस होंगे, चाहे कोई फिजिकल प्रोसेस हो चाहे केमिकल प्रोसेस हो। ठीक है, बात समझिएगा। चाहे कोई फिजिकल प्रोसेस हो चाहे वह केमिकल प्रोसेस हो, उन दोनों प्रोसेस में जो रिएक्टेंट होगा, जो अभी का हिंदी बड़ी समस्या है, जो रिएक्टेंट होगा और जब वह प्रोडक्ट में चेंज होगा तो रिएक्टेंट का द्रव्यमान और प्रोडक्ट का द्रव्यमान दोनों क्या होगा? सेम होगा। नहीं समझ रहा। किसी भी भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा वह उत्पाद के द्रव्यमान में प्रोडक्ट के मास के क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, तो यह बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
यह बेटा साइड क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, ठीक है, यह साइड क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अब यहां पर इसका वेट निकालो, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और 3 है तो 16 गुणे 3, 16 3 48। तो कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना आ गया, 100 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना आ गया, 100 ग्राम, ठीक है। अब यह डिकम्पोज हो रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड बना रहा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16, कितना आ गया 56। कैल्शियम ऑक्साइड कितना आ गया 56 ग्राम आ गया, प्लस इसका निकालो 12 और 16 गुणे 2 तो कितना आ गया 44, कार्बन डाइऑक्साइड का 44, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 100 ग्राम। क्लियर हुआ। तो रिएक्टेंट का वेट कितना था 100 ग्राम, डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया तो प्रोडक्ट को कंबाइन करके वेट कितना आया 100 ग्राम। तो इसके क्या निष्कर्षण निकलता है कि जो मैटर होता है, ये सब मैटर ही ना है, जो मैटर होता है, मैटर को नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्ट फ्रॉम एन वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। समझ में आ रहा है, बोलो क्लियर हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लेकिन बाद में आइंस्टीन आए, उन्होंने क्या बोला कि मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी दैट इज इक्वल टू mc²। आइंस्टीन का इक्वेशन है। उन्होंने आइंस्टीन साहब ने क्या बोला कि जो मास होगा उसको वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। तो यह लॉ हम वहां पर अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम वहां पे अप्लाई करेंगे कि जिस केमिकल रिएक्शन या जिस फिजिकल प्रोसेस में मास एनर्जी में कन्वर्ट न हो, यदि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस साइड का मास और इस साइड के मास कभी बराबर नहीं होंगे, वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो जाएगा। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य बच्चों कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम वहां पर वैलिडेट करेंगे, वहां पर लगाएंगे जहां पर मास एनर्जी में कन्वर्ट न हो। क्लियर हो रहा है। जनरली केमिकल रिएक्शन में मास एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, तो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, वैलिड है। हो रहा है क्लियर। इसका एक्सपेरिमेंटल क्या किया था उसमें बता दे रहा हूं। एक एच आकार का ट्यूब लिया गया, इसको बोलते हैं लैंडाल ट्यूब, कंपटीशन में पूछ सकता है, लैंडाल ट्यूब बोलते हैं। एक तरफ इधर हमने क्या ले लिया NaCl और एक तरफ हमने क्या ले लिया AgNO3, एक तरफ हमने क्या ले लिया AgNO3, ठीक है। अब इस ट्यूब को NaCl और AgNO3 के वेट को हमने कैलकुलेट कर लिया, तौल लिया, कुल मान लो कितना आ गया W ग्राम। कितना आ गया बच्चों, W ग्राम। अब क्या किया गया, इस ट्यूब को खूब हिलाया डुलाया गया। क्यों हिलाया डुलाया गया कि NaCl और AgNO3 में रिएक्शन हो जाए। लैंडाल ट्यूब को क्या किया, खूब हिलाया डुलाया गया, पलटा सलटा गया कि भैया इन दोनों का रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो NaCl प्लस AgNO3 जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बेटा, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3, ठीक है। तो पलटने उलटने के बाद रिएक्शन इनके बीच कंप्लीट होगा, AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। बोलो नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो जब पलट रिएक्शन होने के बाद इस ट्यूब को कैलकुलेट किया गया तो उसका भी वेट कितना आया W ग्राम। अर्थात रिएक्शन से पहले भी W ग्राम और रिएक्शन के बाद भी W ग्राम, मतलब रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो रहा था। यही एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था। हुआ क्लियर। तो कहने का क्या मतलब है, रिएक्टेंट के साइड का द्रव्यमान वेट और प्रोडक्ट के साइड का वेट क्या होगा, सेम होगा। क्लियर हो रहा है। तो ये पहला हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा चले, बढ़ा जाए, समझ में आ रहा है, हैप्पी बर्थडे हो रहा है। अगला है दूसरा लॉ ऑफ
कांस्टेंट प्रोपोर्शन, PRO कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। इस नियम को प्राउस्ट ने दिया था, गिवन बाय PROUST, प्राउस्ट, ठीक है। दिस लॉ वाज गिवन बाय प्राउस्ट। अब देखो इसमें उन्होंने क्या कहा था, ध्यान दो, ध्यान सुनो। कोई भी केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड, कोई भी रासायनिक यौगिक किसी भी सोर्स से प्राप्त हो, किसी भी स्रोत या सोर्स से प्राप्त हो, तो उस केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंटों का, उस केमिकल कंपाउंड जिस एलिमेंट से बना होगा, उस केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंटों का वेट का अनुपात होगा, रेशियो होगा, वह सभी कंपाउंडों में, सभी सोर्सों से प्राप्त कंपाउंडों में क्या होगा, सेम होगा। जो बात बोला हूं उसको इंप्लीमेंट करो। मैंने क्या बोला है, कोई केमिकल कंपाउंड हो, जैसे H2, ठीक है। पानी हम लेते हैं, पानी में दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यह 1 होगा, इसका कितना होता है 8, अरे भाई 2 होगा 16, 1:8 होगा, कर दे तो कई लोग कहेंगे कि अरे सर, अरे 2 तो है 16, तो 1:8 होगा। इनका वेट का रेशियो कितना हुआ 1:8, किसका, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना हुआ 1:8। अब इस H2O को हम प्राप्त करते हैं कई स्रोत से, पहला है कुआं से, दूसरा है नल से, तीसरा है समुद्र से, चौथा है पोखरा से, मतलब पॉन्ड से, ठीक है। तो 4 स्रोत, 4 सोर्स से हम पानी प्राप्त कर रहे हैं। तो कुआं से जो पानी प्राप्त होगा, फार्मूला H2O होगा, इन्हें हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। नल से जो प्राप्त होगा उसका भी H2O होगा। समुद्र से प्राप्त होगा NaCl ना H2O। पोखरा से गंदा पानी H2O, मतलब ब्रह्मांड में कोनो पानी रहे सब H2O, ठीक है। ये अब इसमें दो एलिमेंट H और ऑक्सीजन, इसमें भी H और ऑक्सीजन, H और ऑक्सीजन, H और ऑक्सीजन, इनका भी रेशियो क्या होगा 1:8, इनका भी रेशियो क्या होगा 1:8, इनका भी रेशियो क्या होगा 1:8, इनका भी रेशियो क्या होगा 1:8। क्लियर हो रहा है। मतलब किसी भी केमिकल कंपाउंड को हम किसी भी स्रोत, किसी भी सोर्स से प्राप्त करेंगे, तो उस केमिकल कंपाउंड में जितने भी स्रोत से हम प्राप्त कर रहे हैं, उन स्रोतों से प्राप्त किए हुए कंपाउंड में एलिमेंट का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। क्लियर हो रहा है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। बाद में इसको और आगे देखा गया तो डिफरेंट टाइप्स के सोडी साइंटिस्ट हैं। सोडी साहब ने आइसोटोप्स खोजा। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आज को डिस्क्राइब करूंगा, थोड़ा सा बच्चे जानना चाहेंगे। इतना आपको नोट्स में आप स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं नोट्स में, लेकिन आप अपने खुद नोट्स बनाओ, ठीक है। थोड़ा सा बताता हूं मैं, ऊपर बता रहा हूं इसी लॉ को और आगे थोड़ा सा और एग्जांपल दे दूं, और ले लो बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, यहाँ 12 होगा और इसमें क्या होगा 32, तो 3 चौका 12 और 3 8 32, 3:8 आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में एलिमेंट का रेशियो कितना होगा वेट का 3:8। अब दो स्रोत लो, पहला C और O2 का रिएक्शन कराओ, CO2 बनेगा, और दूसरा क्या लो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर भी वेट का रेशियो कितना होगा 3:8, यहाँ पर भी वेट का रेशियो कितना होगा 3:8, यहाँ पर भी क्या आ रहा है सेम। हो रहा क्लियर। अब देखो यहाँ मिटा रहा हूं मैं। बाद में सोडी साहब ने क्या किया, सोडी साइंटिस्ट हैं, सोडी साहब ने खोजा आइसोटोप्स। क्या खोजा, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब क्या होगा, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, ये मैं पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। वह एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। जैसे कार्बन के कई आइसोटोप से 3 लेते हैं, C12, C13 और C14। इनका रिएक्शन कराए O2 से, इनका रिएक्शन कराए O2 से, इनका देखो सबका
एटॉमिक नंबर 6 है, यहाँ 12 14 एटॉमिक मास है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा CO2, C12 का O2 बनेगा, यहाँ C13 का O2 बनेगा, यहाँ C14 का O2 बनेगा, ठीक है। अब जब डिफरेंट आइसोटोप्स लिए C12 में रेशियो क्या होगा 3:8, यहाँ पर क्या होगा 13:32, यहाँ पर 14:32। तो यहाँ पर देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अप्लाई नहीं हो रहा। तो कहने का क्या मतलब है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक पर्टिकुलर आइसोटोप्स के लिए अप्लाई होगा। मतलब C12 और O2 जहां से भी प्राप्त होगा वहां हमेशा 3:8 ही होगा। कार्बन का यह वाला आइसोटोप जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके यह वाला कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और यह कार्बन डाइऑक्साइड चाहे कितने भी सोर्स से प्राप्त किया जाए, उन सब स्रोत में क्या होगा 13:32। हो रहा क्लियर? तो मतलब दिस लॉ ओनली applicable for this law is only applicable for a particular isotopes. क्लियर हो रहा है? A particular isotopes. This is the law of constant proportion. मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तीसरा लॉ देखा जाए जो काफी महत्वपूर्ण है, आई होप समझ में आ रहा होगा ठीक से। एकदम देहाती भाषा में एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। किताबों में लैंग्वेज लिखा है, किताब आप पढ़ते रहेंगे, समझ में एकदम पक्का नहीं आएगा, ऐसा कठिन कठिन कर दिया है। बढ़ा जाए, सब एनसीईआरटी है। अब आते हैं तीसरा, दो लॉ नेक्स्ट वीडियो में, जो भी लंबा हो जाएगा वीडियो, और पढ़ने वाला ये नहीं है। तीसरा आते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। इसको क्या बोलते हैं? गुणित अनुपात का नियम। किसने दिया था? वाज गिवन बाय डाल्टन, ठीक है, वाज गिवन बाय डाल्टन। ये बड़ा महत्वपूर्ण नियम है। पीछे का दो नियम बहुत महत्वपूर्ण, लिखने के लिए आ सकता है, लेकिन इससे कंपटीशन में भी सवाल पूछते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, जब दो एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, जब दो एलिमेंट की बात कर रहा हूं, जब दो एलिमेंट की बात हो तो हमेशा लगाइएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और जब तीन एलिमेंटों की बात होगी तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, चौथा वाला जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। जब दो एलिमेंट कंबाइन होकर फॉर्म मोर देन टू कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा, बस क्लियर। जब दो एलिमेंट कंबाइन होके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो उन कंपाउंड में एक एलिमेंट का वेट क्या होगा, सेम होगा, और दूसरे एलिमेंट का वेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। और जिन एलिमेंटों का वेट डिफरेंट होगा वह एक सिंपल रेशियो में प्राप्त होगा, सिंपल रेशियो में प्राप्त होगा। जैसे देखो, हमने दो एलिमेंट लिया, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहां से हम दो कंपाउंड प्राप्त कर रहे हैं। भैया कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त किया, कंबाइन किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन हमने कंबाइन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे दो एलिमेंट कंबाइन होके दो कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पर भी क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन का वेट 12, यहाँ कार्बन का वेट 12, यहाँ पर क्या होगा 16, यहाँ पर क्या होगा 32, ठीक है। तो दो एलिमेंट से बन रहा है दो से अधिक कंपाउंड, तो एक एलिमेंट का वेट देखो यहाँ पर क्या है, सेम है, और दूसरे एलिमेंट का वेट क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट एलिमेंट मतलब 16 और क्या है 32, तो 1:2। जो डिफरेंट होगा ना, डिफरेंट एलिमेंट का जो वेट होगा बेटा ना, वह एक सिंपल रेशियो प्राप्त होगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। और एग्जांपल तुमको दिखा रहा हूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देखो, इससे बहुत ज्यादा एलिमेंट कंपाउंड बनेंगे, मोर देन वन, ठीक है। देखो क्या क्या बना, NO बना,
N2O बना, N2O3 बना, NO2 बना और N2O5 बना। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन ले लो, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन का वेट 14, यहाँ ऑक्सीजन 16, यहाँ 28, यहाँ पर 32। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ NO2 ले लो, तब लो कोई ले लो, N2O3 ले लो, यहाँ पर क्या होगा 28, 16 3 48। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 14 और यहाँ पर हो जाएगा 32। ठीक है, NO हो गया, N2 हो गया, N2O3, NO2, N2O5, यहाँ पर 28 हो गया, यहाँ पर 16 25 80। ठीक है, अब एक को वेट को हम कांस्टेंट करेंगे, तो इसको डबलिया दो, इसको डबलिया कितना होगा 28, ये 28 से रहेगा, ये 28 ही रहेगा, यह भी डबलिया 28, यह तो 28 से रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या क्या प्राप्त हुआ, 16, 32, 48 और क्या है 32 और 80। ठीक है, अब 1:2 होगा, यहाँ देखो, अरे यार 16 दूना 32, 1:2, 1:3 और यहाँ पर 4, मतलब यहाँ 1:2 दो होगा। ठीक है, 1:3, 1:4, मतलब जो डिफरेंट वाला जो प्राप्त हो रहा है बेटा, डिफरेंट एलिमेंट जो वेट होगा वह क्या होगा, एक सिंपल रेशियो, ऊपर नीचे हो गया है, गड़बड़ हो रहा है, 16, 32, 48, 80। क्लियर हो रहा है ना, 16 दूना 32, 16 3 48, 16 64 होगा, सॉरी देखो N2O4। ठीक है, हो रहा है क्लियर, मेरी बात समझ में आ रहा है ना, ऊपर नीचे हो गया है, बोलो। तो कहने का क्या मतलब है, जब डिफरेंट एलिमेंट जो होगा उसका रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, उसका रेशियो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। समझ में आ रहा है, इसको भी डबल दो, ये कर दो 64 कर दो इसको, तब रेशियो प्राप्त होगा, 64 कर दीजिए। अब देखो भाई 16 1:2, 16 3 48, 16 4 64, 16 25 80, सिंपल रेशियो प्राप्त हुआ, सिंपल रेशियो। समझ में आ रहा है, मतलब एक एलिमेंट का वेट क्या होगा, सेम होगा, और जो डिफरेंट, जो दूसरे एलिमेंट का वेट क्या होगा, डिफरेंट होगा, उनका रेशियो हमेशा क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, 3 लॉ मैंने काफी डिटेल समझा दिया, इससे ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं दिया, ना कंपटीशन में पूछेगा। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएगा, तो प्लीज पढ़िए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सबका हेल्प हो सके। 2 लॉ का नेक्स्ट वीडियो कल बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।